कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और आपका बहुत ही स्वागत है अद्विका फोस्टेक यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि फोर्जिंग क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है। आप लोगों का व्यू उस पे बनाने के लिए बहुत ही धन्यवाद और उसके बाद बहुत से लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया और शेयर भी किया। जनरली दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि आज यंगस्टर जब पास हो रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जैसे मेटलर्जी डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, चाहे वो डिप्लोमा, आईटीआई, तो उनके सामने एक करियर को किधर फ्लो करे, किस साइड फ्लो करे, वो उनके सामने एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। तो फोर्जिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया एंड ऑल ओवर रीजन में, एशिया मार्केट में। फोर्जिंग के बिना दोस्तों हम कोई भी चीज कंपोनेंट की सपना या ड्रीम ही नहीं देख सकते, वो बनेगी कैसे, ये सारा चीज। इसलिए फोर्जिंग इज एडवांटेज, उसका बहुत सारा एडवांटेज है कि जितने भी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप जो भी मारुति, होंडा की जो भी कंपनीज देख रहे हैं, इसमें सारे कंपनी का इनिशियल स्टेज फोर्जिंग ही होता है। फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट मेटल को गर्म करके उसे एक प्रेस या कोई भी मीडियम से हम प्रेस कर देते हैं, तो वो उसका एक शेप आ जाता है। फिर वो शेप को हम मशीनिंग, सीएनसी, वीएमसी में टर्निंग करते हैं, लाइक दैट। चलिए दोस्तों, मैं पूरे डीप में नहीं जाऊंगा फोर्जिंग क्या है। अगर आपको नहीं पता है फोर्जिंग क्या है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, जो हमने फोर्जिंग क्या है के नाम से हमने दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब हम आते हैं कि उनको हेल्प मिले, वो भटके नहीं, ताकि अपडेट रहें। हम अपने एक्सपीरियंस को, वर्क एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कोई तरह की उनकी डाउट नहीं रहे। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हमने कल क्या किया है, हम अपने कस्टमर्स के लिए, जो बेंगलोर में हमारी टर्नकी प्रोजेक्ट चल रही है, उस उनका सबसे पहला प्रेस 250 नकल जॉइंट पे हमने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमने जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस के नीचे में एक नट का सिंबल है, बॉवल गियर है, शाफ्ट है, कोल्ड शाफ्ट है और एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट है जिसमें टिथ बनी हुई है। तो ये जो ऑर्डर हमें मिली हुई है या हमारे कस्टमर को जो मिली हुई है, ये हमारा सारा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होता है और इंपोर्ट ऑर्डर क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑर्डर वो होता है जो बाहर से हमें मिलती है एक्चुअली, क्योंकि बाहर से जब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलती है तो उनका रेट बहुत अच्छा मिलता है और उस कस्टमर को ये नट, जनरली नट तो सब बनाते हैं, फास्टनर सब बनाते हैं, बट ये स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नट जो है वो कोल्ड फोर्जिंग के विधि से होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हम लोग क्या क्या बना रहे हैं अभी, उनके तरफ से हमारे पास शाफ्ट की ऑर्डर है, एल्युमिनियम शाफ्ट की ऑर्डर है, बेवल गियर, कैरिज बोल्ट, नट। तो अभी हमने स्टार्टिंग की है नट से बनाने से, कि नट कैसे बनती है, उसका फोर्जिंग कैसे होता है, ये सारा चीज है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस होती क्या है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने जो ये नट हमने बनाया है एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, ये सबसे जो ये नट की साइज है 6x17 क्वार्टर की नट है, ये हाफ इंचेस नट से भी छोटी होती है, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हमने कैसे क्या मटेरियल और क्या वैसे बना रहे हैं, हम जस्ट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने ये मटेरियल सॉफ्ट बार को लिया, जो कि उसकी डाया थी 16 mm और उसका लेंथ हमने कटिंग किया था जस्ट 14 mm। क्या था दोस्तों, 16 mm की डाया थी और लेंथ थी 14 mm। उसको फिर हमने क्या किया, एनिलिंग में प्रोसेस में डाल के उसको सॉफ्ट किया, क्योंकि जनरली दोस्तों EN90 मटेरियल जो होती है वो आपका बहुत हार्ड मटेरियल होता है कंपेयरिंग देन आयरन बार से। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमने कोल्ड फोर्जिंग में डालने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोल्ड फोर्जिंग में हम
हॉट तो मटेरियल को करते नहीं है जो सॉफ्ट हो जाए और डाई पे हम जाके उसे प्रेस कर दें। अगर हमने हार्ड मटेरियल को अपने डाई के बीच में जाके प्रेस किया, या तो मैकेनिकल प्रेस में प्रॉब्लम आएगी, या डाई या टूल टूट टूट जाएगी, या कहीं और इसका असर हमें देखने मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बार को क्या करते हैं, EN19 मटेरियल को सॉफ्ट करते हैं। तो उस सॉफ्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो एनिलिंग होती है। जस्ट एनिल्ड कर देते हैं हम लोग 600 डिग्री पर, और नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको स्लोली कूल करते हैं, तो वो एनिल्ड हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों इंटरनेट पे बहुत सारे एनिल्ड की वीडियो है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि मेट्रोलॉजिकल फॉर्म कैसे चेंज होती है। जस्ट यहाँ हम अपने आप को सिंपली में प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि जनरली हमने मटेरियल क्या चूज किया। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास बार है ये 19 का, जो कि उसकी डाया 16 mm है। हमने उसको लिया और कटिंग कैसे किया, किस पे किया, और कैसे फिर फ्लो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 16 mm की डाया लिया और 14 mm उसका लेंथ रखा, और हमारे पास एक दोस्तों सर्कुलर सॉ है। सर्कुलर सॉ जनरली होता क्या है दोस्तों, उसमें जनरली हम अपने जॉब को, जो बार है आयरन बार, उसको कटिंग करते हैं एक लेंथ पे। ये ऑटोमेटेड मशीन से होती है। आप नेट पे सर्च करके जब आप देखोगे बिलेट सर्कुलर सॉ मशीन्स, तो उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे चीज आपको वो दिख जाएंगे। तो हमने जनरली वो लेंथ उतना कटिंग किया, जिसमें से आपको सैंपल दिख रहा होगा 2 टाइप के इस बैकेट में। ये हमने डिजाइन किया हुआ बैकेट भी इसमें मटेरियल रखने के लिए। तो ये अभी जस्ट सैंपल है, ये सैंपल हमारा पास होने जाएगा। उसके बाद ये मंथली हमारा 1 से 2 लाख पर एनएम, या बोलिए तो या 3 लाख एनएम मंथली 10 to 20,000 डिफरेंट नट्स का ऑर्डर है हमारी कंपनी के पास, और बोलिए हमारे कस्टमर के पास। तो उसके बाद हम लोग कटिंग करते हैं। ये कटिंग होने से पहले ये सब प्रोसेस होती है कि हम लोग इसमें जनरली करते क्या है, पहले मटेरियल को कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद हम लोग चूज करते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोल्ड फोर्जिंग में हम लोग जनरली करते क्या है कि ये एक ऐसी फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसपे हम फोर्जिंग ऑपरेशन जो होता है वो, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको आप कमरे की टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग जो बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, पे किया जाता है। कोल्ड फोर्जिंग में जो वर्क पीस होता है उसको गर्म करने का जरूरत आपको नीड नहीं है। वर्क पीस बहुत ठंडा करने के लिए कोई भी इंडक्शन हीटर या भट्टी की कोई जरूरत नहीं होती है। जिन मशीनों में 2 डाई होती है, ये मशीन जो जनरली होती है, ये 2 डाई होती है आपस में, बस हम वर्क पीस उनके बीच रखते हैं, और उस पर जब लोड डालते हैं, यानी कि जो भी हम प्रेस या फोर्जिंग प्रेस से हम लोड डालने की, मतलब मैकेनिकल प्रेस या चाहिए स्क्रू प्रेस हो गया या नकल ज्वाइंट हो गया, ताकि हम प्रेस करते हैं ताकि उस डिजायर्ड शेप में, जो डाई में जो शेप हमारी लगी हुई थी वो होती है, शेप में साइज के प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हैं हम उसी शेप में वो आ जाता है बनकर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ रहे होंगे। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी दोस्त, भाई बहन जो भी पास अभी कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक चाहे जो भी हैं लोग हैं, अगर उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटेरियल एनर्जी या से जो भी उनको समझ में नहीं आ रही है, आप हमारा लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको समझने में बहुत ही इजी हो और इंडस्ट्री को जानने पहचानने में। और हम दोस्तों इस पे कभी कभी हम लोग जॉब, जो भी इंडस्ट्री में जो भी नए प्रोजेक्ट हम लोग लगाते हैं, उस पे जॉब जब वैकेंसी आती है तो भी हम लोग यहाँ बीच बीच में कमेंट्री में हम लोग उसको बोलते हैं कि आप फलाना जगह फलाने कंपनी में इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकली है, ऐसा। दोस्तों हम लोग अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। कटिंग प्रोसेस होने के बाद जब हम बिलेट को डिजायर शेप में कटिंग कर लेते हैं, जैसे 16 mm 14 mm की लेंथ थी, जो भी थी मटेरियल को हमने कटिंग कर लिया, क्योंकि ये वॉल्यूम के हिसाब से डिजाइन की रहती है कि किस मटेरियल के लिए कितना हमने कटिंग लेंथ किया है। अगर दोस्तों भूल कर भी हम डाया या लेंथ को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ हमारा इंप्रेशन या डाई टूटने की चांसेस रहेगी, या मैकेनिकल प्रेस पे लोड आने की चांसेस रहेगी। इसलिए ये सारा कैलकुलेशन होता है कि हम डाई में किस मटेरियल को कितना फ्लो कराते हैं, उस हिसाब से सारा चीज डिजाइन होता है कि कटिंग और डाई क्या होती है।
ठीक है दोस्तों, ये जब आप आगे बढ़ेंगे या एक्सपीरियंस होगा या जब आप सारा लोड कैलकुलेशन करेंगे, जब डाई डिज़ाइन में सेक्शन में आएंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि कंपोनेंट के हिसाब से हमें कितना बिलेट की साइज रखना चाहिए या कटिंग कितना करना चाहिए। तो दोस्तों, फोर्जिंग पीस कटिंग होने के बाद हम लोग बिफोर फोर्जिंग हम लोग फास्टपोर्टिंग करते हैं पहले, क्योंकि अगर हमने एक लुब्रिकेंट जस्ट अगर नहीं दिया तो डाई लाइफ या कंपोनेंट की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा अल्केली टेंसाइड्स एक बैकेट होती है, उस पर हम लोग हाई प्रेशर वॉशिंग के जरिए हमने इसको अपने हाउस बिल्ड में बनाया हुआ है बैकेट, उस पर हम 15 डिग्री अल्कैली टेंस पे उसको हम लोग डीप करते हैं, फिर एक्टिवेशन डालते हैं 4500 डिग्री पे, फिर वहां से साफ होके आती है, फिर फास्टफोर्टिंग करते हैं उसे। फास्टफोर्टिंग में एक जस्ट लेयर ब्लैकनेस आप रॉ मटेरियल में आप हमारा आगे देखेंगे जब फोर्जिंग हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस में, आप देखेंगे कि उस पर एक जस्ट एक ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, फास्टफोर्टिंग जस्ट यही है। और उसके बाद एक करोजन 70 डिग्री सेल्सियस पे डिमेट्रोल नाम की डालते हैं और उसके बाद वो फोर्जिंग के लिए तैयार हो जाती है। जनरली दोस्तों फास्टपोर्टिंग होती क्या है? फास्टपोर्टिंग सतह के उपचार की एक रासायनिक विधि है दोस्तों, जिसमें एक धातु की सतह एक जलीय फास्फोर्ट समाधान के साथ प्रतिक्रिया करती है। यह धातु फास्फोर्ट से बनी एक मुश्किल से घुलनशील रूपांतरण परत बनाता है। मैंने कहा ना दोस्तों, ये एक लेयर चढ़ाता है, रूपांतरण परत बनाता है। इस प्रयोजन के लिए सामग्री को पहले एसिड से साफ किया जाता है, जो कि उस पे ग्रीस या मोबिल या कुछ भी कंटेंट लगा रहता है, जो हम कटिंग में हम सेक्शन में जब करते हैं दोस्तों, उस पे जब कटिंग ऑयल गिरता रहता है कटिंग के दौरान, तो उस पे एक लेयर, बहुत सारे अनवांटेड लेयर चढ़ जाती है, जैसे ग्रीस हो गई, मोबिल हो गई, तो उसको पहले करने से पहले एक एसिड से साफ किया जाता है और फिर फास्फोर्ट की एक परत बनाई जाती है। ठीक है, एक फास्फोर्ट कोटिंग आमतौर पर स्टील के हिस्से पर फास्फोरिक एसिड से पतला घोल बनाने से प्राप्त होता है। ठीक है, संभवतः घुलनशील लोहे, जस्ता या मैग्नीज लवण के साथ समाधान स्पंजिन छिड़काव या विसर्जन द्वारा लागू किया जाता है। चाहे आप लेप लगा दीजिए या उसको डीप कर दीजिए या फिर स्पंज से उसको जस्ट लेप चढ़ा दीजिए, उससे मेरा फास्फोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये फास्टपोर्टिंग, अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन बन रही होगी, ये फास्टपोर्टिंग जब हम लेयर चढ़ाते हैं इसे कितनी देर अंदर रखनी चाहिए या कितने समय तक डीप करना चाहिए? तो इसमें एक सिंपल सा दोस्तों होता है, जनरली हम 1 से या 2 घंटे का एक कैलकुलेशन होता है कि हम कितनी लेयर उस पर चढ़ाना चाहते हैं। कोई तो होती है 4 घंटे की भी, 2 घंटे की भी। हमने इसमें 2 घंटे को डीप किया, 2 घंटे मिनिमम हमने डीप में रखा फास्टपोर्टिंग टैंक में। उसके बाद हमने इसको निकाला और ब्लैकनेस उसके लेवल पे आराम से आपको अब दिखेगी आने वाले पेज में, जहां पे हम थर्ड प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों हम लोग अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। कटिंग प्रोसेस होने के बाद जब हम बिलेट को डिजायर शेप में कटिंग कर लेते हैं, जैसे 60 दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक साइड में ब्लू कलर में फोर्जिंग प्रेस है। ये नकल ज्वाइंट प्रेस बोलते हैं इसको, जो कि इसकी कैपेसिटी 250 टन है। और आप इसमें वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे फोर्जर जो होता है वो पीस को उठाता है, ब्लैकिंग मतलब फास्टपोर्टिंग किया हुआ, और पीस को डाई में रख के उसे फोर्जिंग कर रहा है और फुट पैडल से प्रेस करता है और डाई की शेप में हमारा नट आ जाता है, जो कि आप 4th स्लाइड में फाइनल इंस्पेक्शन करने वाले पेज में आप देखेंगे कि किस तरह से डाई की शेप में हमारा नट का शेप वो आ गया है। तो दोस्तों ये मैकेनिकल प्रेस है, 15 किलोवाट इसकी मोटर रेटिंग कैपेसिटी है और इसकी जो टनेज फोर्स है वो 250 टन की होती है। और ये स्पेशल जो प्रेस है वो नकल ज्वाइंट प्रेस बोलते हैं। प्रेस बहुत प्रकार की होती है दोस्तों। आप हमारे बहुत सारे अद्विका फोस्टेक के यूट्यूब चैनल में आप हमारा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग की वीडियो देख सकते हैं। हम स्क्रू प्रेस, मैकेनिकल प्रेस और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग हैंडलिंग करते हैं, जिसमें से ये नकल ज्वाइंट प्रेस है जो कि स्पेशली कोल्ड फोर्जिंग के लिए यूज की जाती है।
यहाँ पे हमारा फाइनल इंस्पेक्शन 4th पेज में आप देख रहे हैं कि डाई का इंप्रेशन का हमने फोर्जिंग कर लिया है और एक नट का शेप में आ गया। इसमें 13 नंबर की स्पैनर, राउंड स्पैनर लगती है, जो कि इससे हम लोग इंस्पेक्शन हमने किया कि ये कहीं भी लूज या कहीं भी एरर नहीं है। हमने सारा से इंस्पेक्शन किया। अब यहाँ से इसको हम लोग मशीनिंग के लिए भेजेंगे दोस्तों, जहाँ पे सीएनसी या बीएमसी में इसकी थ्रेड बनाई जाएगी। फिर इसको हम लोग हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग में इसकी 60 या 80 बीएच तक इसकी हार्डनिंग को इंक्रीज की जाएगी उस लेवल तक। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम दोस्तों ऐसा कोई भी अनवांटेड नॉलेज हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं कि जिसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं कि हम इंडिया के हर एक भाग में अपना फोर्जिंग प्रेस का जो काम होता है, ओवरहॉलिंग का काम होता है, कमीशनिंग का काम होता है, हमने रोबोट इंस्टॉलेशन किया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट हमने किया है। अभी हमारा एक साल के अंदर हमने अभी और 4 प्रोजेक्ट अभी हम करने वाले हैं। बहुत तरह का जॉब डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो हॉट फोर्जिंग हो, चाहे वो कोल्ड फोर्जिंग हो, चाहे वो वार्म फोर्जिंग हो, चाहे वो ब्रास फोर्जिंग हो। हम लोग हर तरह की जॉब डाई वगैरह बनाते हैं। हर तरह की प्रोजेक्ट को हम लोग टर्नकी बेसिस पे हम लोग उस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके पास लाइफ में बहुत सारा टाइम होगा, बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बट ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो न्यू स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग करके पास हो रहे हैं, उन लोगों को ये बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उनके लिए कुछ ना कुछ जॉब वैकेंसीज, ट्रेनिंग, उनके लिए सेमिनार, हम क्या उनको अच्छा लगता है या किस फील्ड में वो जॉब पा सकते हैं, ये सारा चीज सब हम लोग इस पे हम लोग बात करेंगे।